A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपका बायोलॉजी का होने वाला है, जिसमें हमने कल की क्लास में मानव स्वास्थ्य बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। इस चैप्टर के करीब 50 क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है। यानी जो टिटनेस के रोगी होते हैं, जिनको टिटनेस नामक रोग हो जाता है, आप जानते हैं कि अगर आपको किसी ऐसी चीज़ से चोट लग जाए जिससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, अक्सर किसी लोहे से या फिर किसी पत्थर से, ठीक है, आपको चोट लग जाता है और वहाँ पे ब्लड वगैरह आने लगता है, तो इस कंडीशन में रोगी को एक टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है। और ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको पूर्व निर्मित जो है एक प्रकार का प्रतिरक्षी होता है जो कि आपके शरीर में उस रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा आपके शरीर में बना देता है। टिटनेस जो होता है जिसको उसका लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, जो भी चोट से क्षतिग्रस्त आपका पार्ट होगा बॉडी का, वो कुछ समय बाद जो है उसमें जो है आपके घाव वगैरह बन जाते हैं, ठीक नहीं होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है। तो उसमें जो टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है उसमें पहले से ही मौजूद प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है, जो कि आपको उस फैलने वाला जो रोग है उससे आपकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिहिस्टामिन तथा स्टेरॉइड का प्रयोग तुरंत आराम देता है। देखिए, अगर आपको एलर्जी किसी चीज़ से हो गया है तो प्रतिहिस्टामिन तथा स्टेरॉइड ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसको अगर रोगी को तुरंत दिया जाए तो उसको, अगर किसी प्रकार की एलर्जी हुई है ना, तो उसको तुरंत उससे आराम मिलेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएंगे आप, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन प्राथमिक रूप से सम्मिलित होते हैं किसमें भैया। शरीर की रक्षात्मक प्रविधियों में, शारीरिक द्रव्यों के पराशरीय नियंत्रण में, रुधिर में ऑक्सीजन के संवहन में, या फिर रक्त के स्कंदन में। मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन प्राथमिक रूप से जो सम्मिलित होते हैं वो शरीर के रक्षात्मक प्रविधियों में या फिर शरीर की रक्षा युक्तियों में उपस्थित होते हैं। तो जो आपके ग्लोब्यूलिन होते हैं ना आपके बॉडी में, वो आपके शरीर में एक प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं और ये आपके ब्लड में उपस्थित होते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, इसको याद रखिएगा। 53 का ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवों में, मानव के जो आँख है उसमें कार्निया स्वच्छ पटल का प्रत्यारोपण लगभग कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर किसी भी मृत व्यक्ति है, अगर उसका कार्निया, आँख का जो एक भाग होता है कार्निया, ऊपरी परत, उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जिसको कि आँख में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो वो अगर हम आपके आँख का कार्निया निकाल करके किसी और की आँख में लगा दे, या फिर हमारी आँख का ही कार्निया निकाल करके आप किसी और में लगा दीजिए, या फिर मैं अपने आँख में किसी व्यक्ति का अगर कार्निया यूज कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्वीकार हो जाता है, यानी अस्वीकार नहीं करता, स्वीकार कर ही लेता है, यानी ठीक हो जाता है आँख। तो ऐसा क्यों होता है, यानी किसी का भी कार्निया जो है अगर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो 100% एक्यूरेसी होती है कि वो ऑपरेशन बिल्कुल सफल ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका कार्निया होता है आँख में, इसमें रुधिर की आपूर्ति ही नहीं होती है, यानी इसमें ब्लड जो है उसका संवहन होता ही नहीं है। यही कारण है कि कार्निया का जो ऑपरेशन होता है वो 100% सटीक होता है, सही होता है, और इसको सही होने की एक्यूरेसी जो होती है वो 99% तक होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिख रहा है आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ब्लड वगैरह कुछ फ्लो ही नहीं होता है, ब्लड का संवहन ही नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है ट्रांसप्लांट में। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट मनोनुवर्तनी औषधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही कथन यही है, भांग जो है इससे अनुबोध, अवगम तथा विभ्रम पैदा होता है। यानी कि भांग अगर आप ले लिए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप आकाश में हैं या पाताल में हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी के लिए कितनी आवृत्ति की पराध्वनि मानव शरीर के भीतर प्रवेश कराई जाती है। देखिए, सोनोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके जांच की जाती है पेट की। तो सोनोग्राफी के लिए कितनी आवृत्ति की पराध्वनि जो है वो मानव शरीर के भीतर प्रवेश कराई जाती है ताकि जांच जो है वो सही तरीके से हो सके। तो वो जो ध्वनि होती है, प्रतिध्वनि, वो
वो 1 से लेकर के 15 मिली हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पर याद रखिएगा 1 से लेकर के 15। यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए सोनोग्राफी वाला जो प्रश्न आपको मैंने अभी सॉल्व कराया है ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास ऋतुओं में बढ़ते जाते दमा रोग का संबंध किससे होता है। देखिए कोई कोई ऐसा ऋतु होता है, मौसम होता है जिसमें कि जो दमा रोग है यानी जो सांस से संबंधित बीमारी है वो बहुत ज़्यादा तरीके से फैलती है, बढ़ती है। तो ये इसलिए होता है ऋतुपरक पराग का श्वास के द्वारा भीतर जाना। यानी ऋतु यानी जैसे इसमें ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें जब आप ब्रीथिंग ले रहे हैं, हाँ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आप जब सांस छोड़ते हैं तो आपके मुंह से एक प्रकार से भाप निकलता है, और जब सांस लेते हैं तो उसमें जो ठंडी के मौसम में ओस होते हैं या फिर मौसम में एक प्रकार से वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है। जब उसको आप सांस के माध्यम से लेते हैं तो एक प्रकार से ठंडी हवा जो है आपके गले से आ जाती है। इससे क्या होता है, आपके जो ऋतु में यानी मौसम में उपस्थित जो कण होते हैं, ठीक है, उससे आपके अंदर वो हवा प्रवेश कर जाती है या फिर वो ऋतु प्रवेश कर जाती है या फिर उसके जो कण हैं, पराग इससे कहा गया है, वो प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात आपको जो है दमा रोग जो है वो हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो दमा रोग अगर फैलने का कारण बताएं तो सबसे अधिक ये ऋतु के कारण, मौसम के कारण ही फैलता है। यानी मौसम ठंडा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, या फिर बरसात का मौसम हो गया, तो इसी कंडीशन में ये मौसम पे डिपेंड करता है, ऋतु पर डिपेंड करता है। दोस्तों आ गए हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी जो है वो क्या होते हैं। देखिए जो ग्लाइप्रोटीन्स होते हैं उन्हीं को एंटीबॉडीज कहा गया है। ग्लाइप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके बॉडी में उपस्थित होते हैं हमेशा के लिए, जो आप भोजन लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइप्रोटीन कहे जाते हुए हैं। और जब आपके शरीर में भोजन अगर आप नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो यही ग्लाइप्रोटीन जो है वो प्रोटीन के रूप में आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। और ये कभी कभी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति होने पर भी प्रोटीन जो है वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में टूट करके, विभक्त होकर के आपको एनर्जी भी शरीर को देने का काम करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो एंटीबॉडीज जो है वो आपको ग्लाइकोजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन भी इसे कहा जाता है। डी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाओं में किसका स्रावण होता है। मास्ट कोशिकाओं में किसका स्रावण होता है। ऑप्शन नंबर ए है हिप्यूरिन का, बी है मायोग्लोबिन का, सी है हिस्टामिन का और डी है हीमोग्लोबिन का। देखिए कोशिकाएं बहुत से प्रकार की होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास जिस भी बच्चे ने नहीं लिया है वो रेगुलर बेसिस पे हर एक क्लास को लेते रहें, क्योंकि अगर आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो आपको आने वाली क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बायोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दी है, आप चैनल पर विजिट करिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने पर आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम के 2 चैनल है, एक चैनल है जिस पर आपको हमने हमेशा अपडेट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वगैरह देते रहते हैं और PDF मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा एक जो हमारा चैनल है जिसका नाम है A2B2 स्टडी क्विज चैनल, उस पर आपको क्विजेज कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट की तरह क्विज कराए जाते हैं और उसमें आपके जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी और वो टेस्ट देते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर रहे हैं। तो आप भी उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन पे कि मास्ट कोशिकाओं में किसका स्राव होता है। तो मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामीन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, हिस्टामीन। यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिख रहे हैं आप, ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति में अपूर्व घोषणीय मानोदशा, भावनाओं का विस्फोट एवं झगड़ालू व्यवहार पाया जाता है। एक व्यक्ति है जो हमसे झगड़ा करता है, हमेशा किसी न किसी से झगड़ा कर रहा है या फिर हमेशा शांत रहता है, ठीक है, या फिर एक दूसरे पर भड़क जाता है, तो वह दूसरों से टक्कर लेने लगता है। बताइए वह किस रोग से पीड़ित है। देखिए उससे जो हुआ है उसे साइजोफ्रेनिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति है वो अचानक से ही किसी से झगड़ा करने लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा भड़कने लग रहा है, ठीक है, उसकी मनोदशा ठीक नहीं है, ठीक है, अपनी भावनाओं को अचानक से व्यक्त करने लग रहा है, झगड़ालू व्यवहार का है, तो उसे साइजोफ्रेनिया नामक रोग हो गया है। ये ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम ये क्या होता है। बाटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु दोस्तों वो एक अविकल्पीय ऑक्सीजीव है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
जिस भी बच्चे ने कल की क्लास ली थी वो इस प्रश्न का आंसर 100% करेक्ट देगा। पूछा गया है कि एड्स यानी HIV ये होता है, जब भी किसी को होता है तो मुख्यतः किसको संक्रमित करता है, आपके शरीर में सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? सभी लिम्फोसाइट्स को, सक्रियता कारक बी कोशिकाओं को, साइटोटॉक्सिक्स टी कोशिकाएं, कोशिकीय टी कोशिका को, या फिर T4 लिम्फोसाइट्स को। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी सॉल्व कराया था, 2-3 क्वेश्चन इसके बने हुए थे अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एड्स जो हो जाता है तो वो मुख्यतः आपके शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं सबसे पहले ये इनको प्रभावित करता है। दोस्तों टी लिम्फोसाइट कोशिका एक ऐसी कोशिका आपकी बॉडी में होती है, जब टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो फैलने लगते हैं। अगला है, निम्न में से कौन मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति, शिथिलता व निद्रा का एहसास उत्पन्न करता है? तो वो है आपका विलियम। यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। विलियम जो है आपकी मस्तिष्क की सक्रियता को, यानी आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो उसको सक्रियता को कम करता है, वो शांति आपको प्रदान करता है। इसके अलावा आपको निद्रा लाने में भी इसका योगदान होता है। ओके, अगला प्रश्न है, बचपन में थाइमस की हुई क्षति से क्या हो सकता है? आपके बचपन में मान लीजिए थाइमस की क्षति हो गई है। थाइमस की क्षति से क्या होता है? थाइमस की क्षति से कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा की हानि होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा की हानि होती है थाइमस की हुई क्षति के कारण। थाइमस क्या है? देखिए जो T4 लिम्फोसाइट्स आपने अभी पढ़ा था ना, तो उसमें जो टी है वो आपका थाइमस ही है। अगला प्रश्न है, विकिरण के द्वारा सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाएं अधिक सरलता से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्यों? विकिरण के द्वारा सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो अधिक सरलता से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें तीव्र विभाजन हो रहा है, उसमें जो कोशिका विभाजन है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। यही कारण है कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनकी अपेक्षा जो कैंसर फैलाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो अधिक सरलता से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है? तो स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम जैव उर्वरक है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, ठीक है, इसको याद रखिएगा इसका नाम। राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम एक जैव उर्वरक है, 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, ये आपके बुखार वगैरह में आने पर दिया जाता है, और ये आपका एक प्रोटीन है, ये मैंने बता दिया है। लेकिन जो आपका सिरेटिया है ये आपका औषधि दिया गया है, लेकिन ये गलत है। सिरेटिया जो है ये एक औषधि नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत पूछा गया है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इलिसा विषाणु की खोज के लिए किया जाता है। एलिसा जो है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स अगर आपको हुआ है नहीं हुआ है, एलिसा एक परीक्षण है जिसके द्वारा इसकी जांच करी जाती है। अब पूछा गया कि एलिसा विषाणु की खोज के लिए किया जाता है जहाँ कहाँ क्षारीय फॉस्फेटेज मुख्य अभिकारक होता है। एलिसा विषाणु की खोज वहाँ किया जाता है जहाँ क्षारीय फॉस्फेटेज मुख्य अभिकारक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था यद्यपि स्वयं में हानिकारक है परंतु मच्छर जनित संक्रमित बीमारियों के विरुद्ध प्रभावकारी रक्षक है? तो इनमें जो बिल्कुल करेक्ट आपका है हसियाकार कोशिका रक्तता, ठीक है, जो आपको शरीर में रक्ताल्पता हो जाती है या फिर खून की कमी हो जाती है, तो इसी को बोला गया है प्रभावकारी रक्षक है कौन? हसियाकार कोशिका रक्तता, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, निम्न में से कौन सी अवस्था यद्यपि स्वयं में तो हानिकारक है परंतु मच्छर जनित संक्रमित बीमारियों के लिए विरुद्ध प्रभावकारी रक्षक है? तो हसियाकार कोशिका रक्तता जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्तनियों में टी लिम्फोसाइट्स के लिए सत्य क्या है इसमें बताना है। तो सत्य यही है कि यह लसिकीय ऊतकों में ही उत्पन्न होता है, उत्मित होता है। अगला प्रश्न आपका है, उस अल्पकालीन प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं जो अपरा को पार करते हुए माँ से गर्भ शिशु में पहुँचती है या माँ के दूध के माध्यम से शिशु में पहुँचती है? तो उस अल्पकालीन प्रतिरक्षा को, एंटीबायोटिक्स को क्या बोलते हैं बताइए? उसे बोलते हैं कोशिकीय प्रतिरक्षा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है।
ये एक अल्पकालीन प्रतिरक्षा है जो कि अपरा को पारित करते हुए माँ से गर्भ शिशु में पहुँचती है या फिर माँ के दूध के माध्यम से शिशु में पहुँचती है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, यानी अगर ये आपकी बॉडी में जा भी रहा है किसी माध्यम से ये प्रतिरक्षा, ठीक है, तो वो एक समय के बाद जो है नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी इसका कोई काम नहीं रह जाता है। इसलिए बराबर इसको आपको लेते रहना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है क्रिसमस रोग किस रोग का दूसरा नाम है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया था, ठीक है, तो ये क्रिसमस डे नहीं है बल्कि क्रिसमस एक रोग है, और क्रिसमस रोग जो है एक अन्य रोग है जिसका कि नाम है। तो क्या हीमोफीलिया बी है, हेपेटाइटिस बी है, डाउन सिंड्रोम है या फिर निदान रोग है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा जिसको कि हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, जो आपका हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी जो रोग है इसी को हम क्रिसमस रोग के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा क्या है भाई। देखिए कार्सिनोमा एक रोग है जो कि त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, यानी आपके त्वचा में या फिर त्वचा की एक जो बाहरी झिल्ली है, ठीक है, उस झिल्ली का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ट्यूमर आपने सुना होगा ये रोग के बारे में। तो ये जो आपके त्वचा में जो एक प्रकार का ट्यूमर रोग हो जाता है इसी को हम कार्सिनोमा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से लिंग संलग्न रोग का उदाहरण कौन सा है। लिंग संलग्न रोग यानी ऐसा रोग जो कि अनुवांशिक होता है। ध्यान समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिक, ऐसा रोग जो कि अनुवांशिक होता है उसी को हम लिंग संलग्न रोग भी कह सकते हैं। देखिए एड्स जो है, क्या ये लिंग संलग्न रोग का उदाहरण है। तो आप कहेंगे कि सर एड्स जो है वो तो आपका एक प्रकार से अनुवांशिक रोग तो है नहीं, ठीक है, ये तो किसी में भी हो सकता है। इसके अलावा वर्णांधता, तो वर्णांधता अगर आप पिताजी आपके जो है वर्णांध थे तो आपको भी इसकी समस्या हो सकती है। इसके अलावा सिफिलिस, गोनोरिया ये सब तो है ही नहीं, तो यहाँ पर वर्णांधता जो दिख रहा है ना यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है आपका इंटरफेरॉन्स किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं। इंटरफेरॉन्स किसके लिए संश्लेषित किए जाते हैं। तो ये संश्लेषित किए जाते हैं विषाणुओं के लिए, वायरस के लिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ आप क्लास को 1 से 2 बार कम से कम जरूर देखा करिए, क्योंकि मात्र क्लास अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं फिर भी आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। अगर आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक संक्रामक बीमारी है। देखिए एड्स तो संक्रामक बीमारी है ही, अमीबियस भी है, मलेरिया भी है, हेपेटाइटिस बी है, लेकिन सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संक्रामक बीमारी कौन सी है। तो वो है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इतना संक्रामक है कि अगर आपको एक बार हो गया तो बहुत ही लंबे समय तक आपको इसका इलाज करना होगा। हालांकि एड्स की बात कर लें तो ये आपका एक प्रकार का लाइलाज बीमारी है, इसकी कोई बीमारी का इलाज ही नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी उससे भी खतरनाक है। अगला प्रश्न आपका साल्मोनेला संबंधित है। देखिए साल्मोनेला या फिर सौलेमोला भी से बोलते हैं। साल्मोनेला संबंधित इससे है, टाइफाइड संबंधित है, पोलियो से, टीबी से या फिर टिटनेस है। देखिए टाइफाइड का जो रोगवाहक होता है, टाइफाइड जो है जिससे फैलता है जिस संक्रमण से, उस संक्रमण का जो नाम ही है वो है साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी, इसका नाम इससे बना हुआ है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड जो है वो इसी से बना हुआ है, इसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। टाइफाइड से ए ऑप्शन आप लगाएंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो 2 से 3-4 क्लासों में इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करा दिया जाए तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। फुसफुस कैंसर, इसका कारण क्या है। फुसफुस कैंसर का कारण क्या है। एस्बेस्टस है, कैल्शियम फ्लोराइड है, सीमेंट फैक्ट्री है या फिर बॉक्साइड है। देखिए फुसफुस कैंसर जो है इसका बहुत बड़ा कारण है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या होता है सर। देखिए एस्बेस्टस आपने देखा होगा आपके घर में जो फ्यूज होता है, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज में जो उसमें फ्यूज वायर लगा होता है उसके बाहर एक परत लगा होता है, इसको एस्बेस्टस का ही बना होता है वो, ठीक है। तो आपने 12th तो पढ़ा ही है तो आपको पता ही होगा एस्बेस्टस, क्योंकि आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एस्बेस्टस आपको पता ही होगा। इसके अलावा कैल्शियम फ्लोराइड पता है, सीमेंट के बारे में पता ही है, बॉक्साइड जो है ये पता ही आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन ये आपका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वायरल संक्रमण, विषाणु संक्रमण जिसे बुलाया जा रहा है, के विरोध में तथा विषाणु बहुगुणन रोकने के लिए कशेरुकी कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन्स जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है आपका इंटरफेरॉन्स। क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन्स कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है बोवाइन स्पोंजीफॉर्म एनसीफेलोपैथी एक बेवाइन रोग किस मानव रोग से संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है किटफेल्ड्स जेकब रोग। बी ऑप्शन दिख रहा है आपको। पिछली क्लास में भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। अगला आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के लिए निवारक वैक्सीन उपलब्ध है? तो वो है आपका हेपेटाइटिस। एड्स तो लाइलाज है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कांच की अवधारणा किस पर लागू नहीं की जा सकती? जो कि कांच जो है, डिप्थीरिया तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। लेप्थेथी यानी कोढ़ जो है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। यानी कोढ़ जो है, इससे कोई भी संबंध नहीं है कांच की अवधारणा से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। लेप्रेसी यानी कोढ़ आप जानते होंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे आप, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका वैक्सीन्स है। वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन जो है ये आपका एक प्रकार का उपचारित जीवाणु है या विषाणु या उनकी एक प्रोटीन है, यानी जिसका उपचार किया जा रहा है, जिसके लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है, उसके लिए एक प्रकार का प्रोटीन है या फिर उपचारित है जो जीवाणु या विषाणु का नाश करेगा, या फिर आपके लिए एक प्रकार से उसका एंटीडोट भी इसे कह सकते हैं। 87 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका है आंसर। अगला आपका हाइब्रिडोमा कोशिकाएं होती हैं। हाइब्रिडोमा कोशिकाएं जो होती हैं वो माइलोमा कोशिकाओं के फलस्वरूप प्राप्त संकर कोशिकाओं के समान होती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरेंस का उत्पादन हो तो उसको किससे संक्रमित होने की संभावना होगी? तो उसे संक्रमित हो सकते हैं खसरा संभव होता है, ठीक है, यानी उसे खसरा से संक्रमण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरेंस का उत्पादन हो रहा हो तो उसमें किससे संक्रमित होने की संभावना है? तो खसरा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है भांग उत्पादों जैसे कि भांग, गांजा, चरस, मरिजुआना और हशीश आदि के प्रयोग से होता क्या है? क्या मस्तिष्क की क्रियाओं में कुछ कमी और शांति का अनुभव होता है, या फिर विचारों और अनुभवों को बदल देता है, मस्तिष्क के क्रियाकलापों को बाधित करता है और दर्द से छुटकारा दिलाता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। देखिए दर्द से छुटकारा दिलाता है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा शांति का अनुभव, यानी आपको इसको लेने से आराम मिलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विचारों और अनुभवों को बदल देता है। जो भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन करते हैं उनके जो भाव होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, यानी वो कुछ भी बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही यहाँ पे आप लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से लक्षण विकिरण रुग्णता यानी सिकनेस को इंगित करते हैं? सिकनेस यानी कमजोरी एक तरह से कह सकते हैं। लाल व छाले युक्त त्वचा, मितली आना व बालों का टूटना, मितली आना व रक्ताल्पता, या फिर छायेदार त्वचा, मितली आना और बालों का टूटना, क्या ये लक्षण आपके सिकनेस को, कमजोरी को व्यक्तित करते हैं? तो बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी बाल टूट रहे हैं, त्वचा छायेदार हो गई है, मितली आ रही है, तो ये सब आपकी कमजोरी के ही लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपिएट मादक द्रव्य है? तो वो है आपका बारबिटूरेट है, मार्फिन है, एम्फीटेमिन्स है, या फिर एलएसडी है। देखिए इसमें पूछा गया है ओपिएट मादक द्रव्य, तो वो है आपका मार्फिन। बी ऑप्शन लगाएंगे आप, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में भी सॉल्व कराया था। रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी होती है, तो लिपिड भी दिया गया था, न्यूक्लियोप्रोटीन भी दिया गया है, लियोप्रोटीन भी दिया गया है, लेकिन प्रोटीन जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपको यहाँ पे प्रोटीन नहीं दिखता ना तो आपको ग्लाइप्रोटीन देखने को मिलता। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में ग्लाइप्रोटीन, ये प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में सॉल्व कराया था। तो ग्लाइप्रोटीन आपको ऑप्शन में जरूर दिखता, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन है तो प्रोटीन ही आप लगाएंगे, बिल्कुल उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी एलर्जन के प्रति अति संवेदनशीलता का कारण क्या है? इसका कारण है प्रतिरक्षी क्रियाविधि की क्रियात्मकता में विचलन होना, यानी आपका जो कार्य चल रहा है शरीर में सुचारू रूप से वो सही से नहीं चलेगा, वो प्रभावित होगा। यानी किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है, छींक आने लगता है, ठीक है, परफ्यूम वगैरह से, तो क्या हो रहा है, आपका सांस तो आराम से ले पा रहे थे आप,
लेकिन क्या हुआ, जैसे आपको एलर्जी की समस्या हुई, आपको लगातार छींक आने लगी और जो आपके सांस लेने की नाक से आप जो नॉर्मल प्रक्रिया चल रही थी वो बाधित हो गई, प्रभावित होने लगी। ठीक है, तो अति संवेदनशीलता हो जाता है आपके अंदर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय औषधीय पादप है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारत में उत्पादित या फिर उत्पन्न या फिर एक प्रकार से भारतीय कह रहे हैं क्योंकि भारत में ही बना हुआ होगा, तो भारतीय औषधीय पादप कौन सा है? सैकरम ऑफिसिनेरम है, राउवॉल्विया सर्पेंटिना है, ओराइजा सटाइवा है या फिर सोलिनम मिलोंजिया है। तो देखिए, भारत में उत्पादित जो भारत में पाया जाने वाला औषधि पादप है वो है राउवॉल्फिया सर्पेंटिना। क्या है? राउवॉल्फिया सर्पेंटिना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने करी थी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी? तो वो की थी एमिल वॉन बेहरिंग ने। एमिल वॉन बेहरिंग जो थे, इस नाम के वैज्ञानिक ने ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज की थी। तो इस प्रश्न को अभी के अभी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, आप सभी ने अगर अब तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के 2 चैनल हैं, एक है आपका टेलीग्राम का जो चैनल है वो मेन चैनल है जिस पर आपको PDF स्टडी मटेरियल और डेली जो वीडियो क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है, अपडेट वगैरह होता है। कई बार यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन भेजना भूल जाता है, नहीं भेजता है, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसके अलावा जो टेलीग्राम का दूसरा चैनल है वो स्टूडेंट क्विज ग्रुप है, वहाँ पर आपको डेली क्विजेज कराए जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं वो डेली क्विज दे करके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही बूस्ट कर रहे हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रोवायरसों को मनुष्यों में कैंसर का कारक समझा जाता है, ऐसा क्यों होता है? रिट्रो जो एक प्रकार का वायरस है, इसमें इसको कहा जाता है कि ये मनुष्यों में कैंसर का कारक है, यानी कैंसर इसी से फैलता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने जीनोम में कोशिकीय प्रोटोओन्कोजीन्स को ले जाता है, यानी जो प्रोटीन होते हैं जो कि कैंसर की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, कैंसर फैलाने का काम करते हैं, तो उसको बोला गया है प्रोटोओन्कोजीन्स, यानी प्रोटीन फैलाने वाले जीन्स। तो इसको साथ में ले जा सकते हैं अपने जीनोम में। ठीक है, यही कारण है कि रिट्रोवायरस को मनुष्य में कैंसर का कारक कहा जाता है या फिर फैलाने वाला, कैंसर को प्रभावित करने वाला एक प्रकार से कहा जाता है। तो 98 का बी ऑप्शन जो भी स्टूडेंट लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है उनका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण होती है, यानी एलर्जी के कारण होती है? तो अगर आपको नॉर्मली किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको क्या होता है? फीवर। तो ये तो नॉर्मल है, फीवर तो आना ही है और बाकी जो होना है तो होगा ही, लेकिन फीवर नॉर्मली आ ही जाता है। उसको हम बोलते हैं हे ज्वर या फिर हे बुखार या फिर हे फीवर भी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, रुधिर कैंसर को क्या कहा जाता है? तो रुधिर कैंसर जब आपको हो जाए तो उसे ल्यूकोमिया कहा जाता है, थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, हीमोलाइसिस यानी रुधिर अपघटन कहा जाता है। तो रुधिर का यानी रक्त कैंसर जब आपको हो गया तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी आपके बॉडी के जिस पार्ट में कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, वो अंग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता या फिर काम ही नहीं करता बिल्कुल भी, या फिर प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। शरीर का कोई एक पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। निकोटीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह निम्न में से एक के प्रभावों का अनुहरण करता है, जो है क्या है? थायरॉक्सिन के प्रभाव का, एसिटोकोलिन के प्रभाव का, टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव का या फिर डोपामाइन के प्रभाव का। देखिए, निकोटीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। निकोटीन जो है, निकोटीन इसके बारे में आपने सुना होगा, ये एक उत्तेजक है, यानी इसको लेने से क्या करती है, शरीर में एक अचानक से एनर्जी आ जाती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो क्योंकि यह निम्न में से एक प्रभाव का अनुहरण करता है तो वो है एसिटोकोलिन के प्रभाव का अनुहरण करता है, या फिर इसी के प्रभाव के कारण निकोटीन लेने से क्या होता है? उत्तेजना आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो डेंगू बुखार जो है वो अरबो वायरस के कारण होता है, प्लेग जो है वो यर्सनिया पेस्टिस के कारण होता है, सिफिलिस जो है वो ट्राइस्चुरिस ट्यूचरिया, ये तो गलत हो गया ना, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइकियस, ये सब मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में, लेकिन सी जो है ये आपका गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पूछा गया है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है आपका।
निम्नलिखित में से किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है? यानी आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, तो किसका जो कैंसर है जो कि सरकोमा कहलाता है? तो अगर आपके मेसोडर्मल ऊतक में, मेसोडर्मल टिश्यू में अगर कैंसर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सरकोमा। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि मेसोडर्मल ऊतक जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सरकोमा के नाम से जानते हैं। ये सब आपको याद रखना है। बड़े पैमाने पर अंग प्रतिस्थापना की बाधा का कारण है। बड़े पैमाने पर अंग प्रतिस्थापना की बाधा का कारण है शरीर द्वारा बाहरी पदार्थों को त्याग कर देना। बी ऑप्शन यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो किसी का हाथ किसी को लगा दीजिए, किसी का सर किसी को लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि शरीर द्वारा बाहरी पदार्थों का त्याग करना, यानी अगर आप शरीर में कोई, आपके शरीर में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, ब्लड बन रहा है सही तरीके से, प्रोटीन्स का सही से एब्जॉर्बेशन हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी का विकास हो रहा है। लेकिन अगर कोई शरीर में बाहरी चीज़ आ गया, आपने मान लीजिए किसी ऐसे चीज़ को खा लिया या फिर निगल लिया, ठीक है, आपके शरीर में कोई चीज़ ऐसा प्रवेश कर गया जो बाहरी हो, तो उसे शरीर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे जो है बाहर कर दे देता है। जैसे आपको आपने खाना खा रहे हैं, ठीक है, साथ में कोई पत्थर कंकड़ आप खा गया, ठीक है, खा गए आप, तो वो क्या करता है, बॉडी जो आपका है वो किसी प्रकार से उसको पचा करके 1 दिन 2 दिन जैसे भी करके शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि शरीर बाहरी चीज़ों को बाहर ही निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए किसी बाहरी, आपकी बॉडी का एक सभी बॉडी का एक अलग डीएनए होता है, तो कोई अगर बाहरी चीज़ों को आपके शरीर से अटैच किया जा रहा है तो शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और सबसे बड़ा यही कारण है कि अंग, यानी जो ट्रांसप्लांट होता है बॉडी के किसी अंग का, ठीक है, बॉडी ट्रांसप्लांट, तो ये इसी कारण संभव नहीं हो पाता है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो आंख मूंद करके बताएंगे आप, लिम्फोसाइट्स। T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं वो प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेती हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होती है जब आपको एड्स नामक रोग हो जाता है तो, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, लिम्फोसाइट कोशिका में टी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है इसमें टी से मतलब क्या है, टी जो है वो क्या है, तो टी का मतलब होता है थाइमस। टी का मतलब होता है थाइमस, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और पिछली क्लास अगर आपने नहीं ली है तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमने पिछली क्लास में बता रखा है। अगला प्रश्न है, अफीम युक्त निद्राकारी है, यानी ऐसा पदार्थ, मादक पदार्थ जिसको लेने से आपको नींद आ रही है, तो वो आपका क्या है, भांग है, चरस है, हीरोइन है या फिर निकोटीन है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि निद्राकारी है, यानी आपको उसको लेने से निद्रा आती है? दोस्तों वो पदार्थ आपका है हीरोइन। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र का एक भाग मादा एनाफ्लीज मच्छर में संचित होता है, तो वह क्या है? दोस्तों वो है लैंगिक जीवन चक्र। यहाँ पर ए ऑप्शन दिख रहा है, यही ऊपर वाला प्रश्न ही ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन निद्रा बीमारी किसके कारण होती है? अफ्रीकन निद्रा बीमारी, अफ्रीका में एक बीमारी फैली हुई है जो कि निद्रा बीमारी है, यानी वो बीमारी इसको हो जा रहा है, वो बच्चा एकदम सो जा रहा है, मतलब बहुत सो रहा है, तो ये बीमारी इसलिए हो रही है क्योंकि उसको ग्रोसिना पैलपिलस द्वारा छोड़े गए ट्रिपेनोसोमा क्रैम्पियस के कारण, ये एक प्रकार का वायरस है जिसके कारण अफ्रीकन निद्रा बीमारी फैलती है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, मैलीग्रेन ट्रांसियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है। मैलीग्रेन टर्सियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है या फिर प्लाज्मोडियम मैलेरी है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं ए ऑप्शन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, काला अजार व ओरिएंटल शोर फैला जाते हैं, बताइए काला अजार या फिर ओरिएंटल शोर यानी आवाज़, नॉइज फैला जाते हैं घरेलू मक्खी द्वारा, खटमल द्वारा, रेत मक्खी या फिर फल मक्खी द्वारा? तो इसका आंसर होगा रेत मक्खी द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ही नॉइज फैलता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? देखिए मलेरिया बुखार जो है वो मीरोजाइट्स से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ से आपके जो टाइप हैं, जो पॉइंट हैं चैप्टर के, वो चेंज हो जाते हैं। देखिए पूछा गया है मानव स्वास्थ्य बनाए रखा जा सकता है। अगर मानव के स्वास्थ्य को सही तरीके से हमेशा स्वस्थ आप रहें, कैसे बनाया जा सकता है? संतुलित आहार लीजिए आप, व्यक्तिगत स्वच्छता अपना बनाए रखिए, नियमित व्यायाम करिए, यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।